हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 11 को। और यहाँ इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। और हर एक लाइन से जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं कराता चला जाऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो बच्चों, 1.25x या 1.5x में देखो तो एकदम फास्ट वीडियो ये समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलो हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं भाई। चैप्टर की ओर। सर चैप्टर तो पढ़ाओ, चैप्टर का क्या नाम है? वर्क एंड एनर्जी। जी हाँ, वर्क एंड एनर्जी। और मैं बता दूं बच्चों, पहला पेज जो तुम्हारा होने वाला है उतना इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है। अरे बाप रे, अब क्या करूं सर? अरे कोई बात नहीं है, पहला पेज इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, उतनी बातें नहीं सिखाई गई हैं। लेकिन भाई जो दूसरे पेज से आएंगे हम लोग, एकदम इंपॉर्टेंट बातें, खास बातें हम लोग को सीखना है। साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क किसे कहते हैं, ये हमारा सेकंड पेज से एकदम शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे सीखना है तुम्हें। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें बताई गई हैं। भाई पहला पेज तो पढ़ना पड़ेगा ना यार। अरे ऐसे कैसे स्किप कर सकते हो भाई, ऐसे कैसे स्किप कर सकते हो? सारे बातें पढ़नी है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें लिखी गई हैं। In the previous few chapters, we have talked about ways of describing of the motion of objects. भाई प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। मोशन के बारे में पढ़ा है, यानी कि गति के बारे में पढ़ा है। साथ ही हम लोगों ने काउज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स के बारे में पढ़ा है। यस सर, फोर्स के बारे में भी पढ़ा है। अरे वाह सर, मैंने तो ग्रेविटेशन भी पढ़ लिया है। अरे कोई बात नहीं है। तो हम लोगों ने मोशन पढ़ा है और फिर फोर्स पढ़ा है, ग्रेविटेशन पढ़ा है। इन सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने क्या किया है? पढ़ लिया है। तो बोलता है अनदर कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट मैनी नेचुरल फेनोमेना इज वर्क। तो भाई यहां पर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क के बारे में। यानी कि वर्क को जानते हो हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? कार्य। तो हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है बच्चों? कार्य एवं ऊर्जा। तो भाई ये जो वर्क हम लोग अपने जीवन में करते हैं, अपने लाइफ में करते हैं, वह वर्क साइंटिफिक भाषा में अलग होता है। जैसे हम लोग जो भी अपने दैनिक जीवन में कार्य करते हैं उसका, और जो हम लोग फिजिक्स के भाषा में वर्क कहते हैं, उसमें काफ़ी अंतर होता है। इसीलिए मैंने बोला बच्चों कि ये जो पहला पेज है उसमें हम लोग जो आम जीवन में कार्य यानी कि वर्क जो करते हैं वो समझेंगे। लेकिन जो चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे वो सेकंड पेज से ही शुरुआत होगा, जहां पर फिजिक्स की भाषा में वर्क किसे कहते हैं ये हम लोग समझेंगे। समझ गए? अरे कहाँ समझेंगे सर, शुरू करिएगा तब तो समझेंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो हम लोग देखते हैं क्लोजली रिलेटेड टू वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। देखो अब यहाँ पर इस चैप्टर में जो सेकंड पेज से हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग फिजिक्स के भाषा में देखेंगे कि वर्क किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं। यही सारा चीज इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स के भाषा में पढ़ना है, आम भाषा में नहीं पढ़ना है। बिल्कुल जी हाँ। चलो तो हम लोग देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ देखो कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो तुम बोलोगे सर आगे बढ़ाइए ना सर, क्यों पढ़ा रहे हैं सर? लेकिन आपको जान लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हर एक लाइन को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ना। क्या करिएगा, मजबूरी है बच्चों। तो बोलता है ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड। तुम जानते हो कि जितने भी लिविंग बीइंग है वो क्या, उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो तुमसे यदि पूछा जाए कि लिविंग बीइंग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज टू सर्वाइव, लिविंग बीइंग को शरीर के अंदर तथा शरीर के बाहर बहुत सारे सेवरल एक्टिविटीज करना होता है। उसके लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। ये सब तो पढ़ लिया है ना हम लोगों ने। यस सर। तो सर यही सब पढ़ना है क्या इस चैप्टर में? नहीं जी, सब्र करो, सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो।
तो बोलता है वी कॉल सच एक्टिविटीज लाइफ प्रोसेसेस। तो ये लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे, और वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 6। तो जो भी एक्टिविटीज हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, जिससे हमारा शरीर चल रहा है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब तुम देखोगे कि हमारे लाइफ को चलाने के लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए एनर्जी। और ये जो एनर्जी आता है हमें कहाँ से मिलता है, फूड से। तो ये एक आध बच्चों वाला क्वेश्चन तुम याद कर सकते हो। हालांकि इस चैप्टर से इसका कोई दूर दूर तक कनेक्शन रिलेशन कुछ भी नहीं है। We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling, running, yawing, wowing, dying। समझ में आ रहा है तुमको? यानी कि बहुत सारा चीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी का जरूरत पड़ता है। एक्टिविटीज दैट आर स्ट्रीनुअस रिक्वायर मोर एनर्जी, यानी कि वैसी एक्टिविटीज जिनमें हमको इधर उधर दौड़ भाग, ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत सारी चीजें करनी होती है, उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? तो यहां पर तुम्हारे दिमाग में बात आएगा कि ये जो सारे एक्टिविटीज हम लोग जो कर रहे हैं, क्या सर इन्हीं को कार्य कहते हैं, इन्हीं को वर्क कहते हैं? तो आंसर है नहीं। कार्य किसे कहते हैं वो हमें आगे पता चलेगा कि वर्क क्या है। लेकिन तुम देखो कि ये जो भी एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं उसमें हमें क्या लग रहा है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी खर्च हो रही है। अब देखोगे एनिमल्स टू गेट इंगेज्ड इन एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल दे में जंप एंड रन, दे हैव टू फाइट, मूव अवे फ्रॉम एनिमीज, फाइंड फूड और फाइंड द सेफ प्लेस टू लिव। अरे वाह, क्या पढ़ते हैं सर आप? अरे भाई मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ जी, आप भी ऐसे पढ़ लो। तो बोल रहे हैं कि एनिमल भी भाई बहुत तरह तरह के वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। तुम ध्यान से देखो, यहाँ वर्क वर्ड यूज नहीं कर रहा है, एक्टिविटीज वर्ड यूज कर रहा है। इसका मतलब अभी भी इन चीजों को हम लोग वर्क की संज्ञा नहीं देंगे। लेकिन एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, इन सारे एक्टिविटीज में एनर्जी तो खर्च हो रहा है भाई। ये क्या करते हैं, एनर्जी रिक्वायर होता है। तो एनर्जी की बात तो ठीक है बच्चों, एनर्जी तुम्हें समझ में आ रही होगी। अब बोलता है थिंक ऑफ मशीन्स, लिस्ट द मशीन दैट यू हैव कम अक्रॉस। तो बहुत सारे मशीन तुम देखते हो। अरे सिंपल, तुम्हारा जो कार है वह भी क्या है, एक मशीन है जो कि क्या करता है, एनर्जी चाहिए उसको वर्क करने के लिए। तो ये देखोगे ये भी मशीन, जितने भी मशीन है उसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वाई डू सम इंजिन्स रिक्वायर फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल? अरे भाई इसी से वो क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं, और दैट्स वाई दे वर्क प्रॉपरली। वाई डू लिविंग बींग्स एंड मशीन नीड एनर्जी? अरे ये वाला जो एनर्जी लेते हैं हम लोग, तो हम बोलते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ को करने के लिए इस एनर्जी का उपयोग करते हैं। तो तुम बोलोगे यहाँ से यहाँ तक तो पढ़ा सर, कोई क्वेश्चन एग्जाम में कोई फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ नहीं बच्चों, अभी तक तो फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ कुछ भी नहीं आया। इसलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट पैराग्राफ उतना खास नहीं है। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब देखते हैं कि क्या क्या बातें बताई गई हैं। अब देखो यहाँ से आता है हमारा वर्क। अब हमारा क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज वर्क। तो वर्क जैसे मैंने बता दिया, फिजिक्स की भाषा में वर्क एक अलग चीज है, और आम जीवन में हम लोग वर्क को अलग तरीके से देखते हैं। जैसे हम लोग कोई भी काम करें उसे हम लोग वर्क की संज्ञा दे देते हैं, बोलते हैं अरे मैंने काम किया है और इसमें मेरा एनर्जी खर्च हुआ है। तो बोलता है देयर इज अ वास्ट 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 डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ। यानी कि हम लोग जो अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में वर्क, काम, मैं इतना काम करता हूँ, मैं दिन भर काम करता हूँ, तुम क्या करते हो, मैं दिन भर काम ही काम करता रहता हूँ। तुम कुछ काम करते हो कि नहीं करते हो? बच्चे तुम क्या काम करते हो? तुम्हारी माँ क्या काम करती है? तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? अरे भाई ये जो काम 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 हम लोग करते हैं, ये फिजिक्स की भाषा में क्या वर्क है? तो आंसर है नहीं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो दिन भर में हम लोग करते, दिन भर में हम लोग करते हैं, उससे फिजिक्स की भाषा में वर्क माना ही नहीं जाता है। यही बात मैं तुम्हें सिखा रहा था कि भाई ये जो फिजिक्स की भाषा में वर्क है और जो हम लोग आम जीवन में वर्क को समझ रहे हैं वो क्या है, काफ़ी अलग होता है।
अब देखो क्या बोल रहा है, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। क्या बोल रहा है, अब बोलता है कमाली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, सी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज, सी रीड्स बुक। तो यानी कि वो क्या कर रही है, हम लोग यदि बात करें अपने भाषा में, दैनिक जीवन की भाषा में, तो हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति है कमाली नाम की, जो कि बहुत सारा प्रिपरेशन पढ़ाई कर रही है, तो उसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशन करती है, दिन भर बैठ के पढ़ते रहती है। तो बोलते हैं ड्रॉज डायग्राम, ऑर्गेनाइज हर थॉट्स, कलेक्ट्स क्वेश्चन पेपर्स, अटेंड्स क्लासेस, डिस्कसेस प्रॉब्लम्स विथ हर फ्रेंड्स एंड परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट्स। बाप रे बाप, इतना तो मत में चकरा गया जी। अरे बाप रे, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो क्या फिजिक्स के भाषा में ये सब वर्क है? यही तो हम लोग को सीखना है। तो आंसर होगा ना, नो। फिजिक्स की भाषा में सब चीज़ को हम लोग वर्क नहीं कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें वर्क हो सकती है फिजिक्स की भाषा में, लेकिन मैक्सिमम को फिजिक्स रिजेक्ट करता है। तो भाई वो तो इतना काम कर रही है, और उसका एनर्जी जाएगा कि नहीं जाएगा? यस, उसका एनर्जी जाएगा, बहुत एनर्जी जाएगा, और उसको हार्ड वर्किंग कहा जाएगा। कि बाप रे बाप रे बाप, कितना वर्किंग हार्ड है, कितना ज़्यादा वर्क करती है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में ओहो कुछ नहीं करती है। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क, वेरी लिटिल वर्क। बेचारी का हालत बिगड़ गया है काम करते करते, एनर्जी एकदम खत्म हो गया है। लेकिन बोलता है फिजिक्स वाह कि भैया ये तो वर्क ही नहीं है जो तरह के। द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, यानी जो साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क है उसके अनुसार उसका कोई वर्क नहीं है। या बोलेंगे बहुत थोड़ा सा वर्क करती है, भाग कुछ नहीं करती है, दिन भर बैठी रहती है। ठीक है, लेकिन सोचो यदि हम लोग आम जीवन नॉर्मली बात करें तो कितना हार्ड वर्किंग है शी इज। ठीक है, तो भाई ए सर अब माथा खराब हो गया है, कब आएगा सर, कब हम लोगों को समझ में आएगा कि आखिर साइंटिफिक भाषा में वर्क किसे कहते हैं? 12 मिनट से माथा खराब हो गया है। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक, लेट्स सी द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट। अब देखो यहाँ पर एक चट्टान है जिसको तुम एकदम धक्का मारे जा रहे हो, धक्का मारे जा रहे हो। तो बताओ, तुम एकदम सूखल पाखल हो, एकदम सुखाड़ हो, तो तुमसे क्या वो चट्टान हिलेगा? तो नहीं सर, नहीं हिलेगा, वो चट्टान हिलेगा ही नहीं। तो अब बताइए कि यदि वो चट्टान आपसे नहीं हिल रहा है तो क्या आपका एनर्जी लॉस हो रहा है? यस सर, मेरा एनर्जी सब खत्म हो गया, लेकिन ये चट्टान तो हिलने का नाम ही नहीं लिया। तो अब यहाँ पर बताइए कि आपने कार्य किया कि नहीं किया? यस सर, मैंने तो दिन भर कार्य किया है, मैंने दिन भर वर्क किया है। लेकिन भाई जानते हो, साइंटिफिक भाषा में तुमने जीरो वर्क किया है, जीरो। जाओ। यस सर, तो अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि वर्क किसे कहेंगे साइंटिफिक भाषा में जब सब चीज़ आप जीरो बता रहे हैं। तो बोलता है यू गेट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, तुम एकदम थक थका के चूर हो जाते हो और बैठ जाते हो, पसीना पसीना हो जाते हो, पसीना पहुंचते रहते हो। हाउएवर यू हैव नॉट डन एनी वर्क, देख लो अभी तक तुमको बोल रहा है कि तुम कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। अरे भाई तू बुक है कि क्या है भाई? कौन सा चीज़ है? तू का मेरा दिमाग खराब कर रहा है? मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर, बहुत बड़का तू ही बताने वाला है कि मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बता कब मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी बता। तो बोल रहा है यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स विथ अ हैवी लोड ऑन योर हेड, अब तुम खड़े हो माथे पर एक बहुत भारी बोझ लेकर के, 200 किलो का बोझ लेकर के तुम क्या हो, खड़े हो, और तुमको फिजिक्स बोल रहा है कि अरे तूने तो कोई वर्क ही नहीं किया है। यू गेट टायर्ड, तुम थक गए हो। यू हैव एक्सर्टेड योर सेल्फ एंड हैव स्पेंट क्वाइट अ बिट ऑफ योर एनर्जी, एनर्जी सब तुम्हारा चूसा गया है। आर यू डूइंग वर्क ऑन द लोड? नो, नो वर्क इज डन, यानी कि कोई भी वर्क नहीं हुआ है। द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज नॉट डन। जॉब, जा 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 खड़े रहो, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, तुम्हारा वर्क डन किया है, जीरो है, जीरो। लीजिए, साइंस की भाषा में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो तुमने देखा कितने सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे, यहाँ पर जितने एग्जाम्पल देख रहे हो कि सब कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है,
सब जीरो बटा सन्नाटा है। बोलता है यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ अ स्टेयरकेस एंड रीच द सेकंड फ्लोर of a building just to see the landscape from there. You may even climb up a tall tree. If we apply the scientific definition, these activities involve lot of work. अब देखो, अब बोल रहा है कि यदि आप सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, या फिर बोलता है कि आप एक लंबे ट्री के ऊपर चढ़ रहे हैं, या फिर बोल रहा है कि हाँ, तो वही बोल रहा है, तो इन सब में बोलता है कि यस, अभी आपने काम किया है, अब तो तुमको लगेगा कि जाके माथा फोड़ दें। अरे भाई, जब इतना भारी भारी हम काम कर रहे हैं तो बोलता है कि काम ही नहीं किया है, और जब एकदम साधारण साधारण चीज कर रहे हैं तो बोलता है कि बहुत बड़का काम किया है, आज तुम्हें तेरा खैर नहीं है। तो भाई अभी तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा होगा क्योंकि तुमने साइंटिफिक भाषा में वर्क किसे कहते हैं ये नहीं पढ़ा है। जैसे ही तुम साइंटिफिक भाषा में पढ़ लोगे कि वर्क किसे कहते हैं, तब तुम भी शांत हो जाओगे, और जो जो बोल रहा है उसको मानना ही पड़ेगा। भाई बुक की बात है, जो बोलेगा उसको मानना पड़ेगा ना। तो बोलता है इन डे टू डे लाइफ वी कंसीडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क। यानी कि डे टू डे लाइफ में जो तुम लोग बोलते हो जिस चीज को कि मैंने वर्क किया है, कार्य किया है, जैसे कि मान, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 1 साल से पढ़ रहा हूँ, या फिर बहुत सारी कार्य जो मैंने बताया, माथा पर बहुत बड़ा बोझ लेके चलना या खड़े रहना, या फिर और भी एक्टिविटीज जो बताई गई हैं, उनको फिजिक्स के भाषा में वर्क डन बराबर क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बताया फर्स्ट पेज तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स। अब देखो, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स तुम्हारे लिए वर्क होगा, लेकिन ये एकदम जीरो है। हालांकि प्लेइंग इन फील्ड में थोड़ा वर्क हो सकता है, हम लोग देखेंगे बाद में। हमिंग अ ट्यून, वाचिंग अ मूवी। अब वाचिंग अ मूवी भी तुम्हारे लिए वर्क हो सकता है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में जीरो है। अटेंडिंग अ फंक्शन आर समटाइम्स नॉट कंसिडर्ड टू बी वर्क। व्हाट कंस्टिट्यूट्स वर्क डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन इट। तो अभी तक तो हमने वर्क का डेफिनेशन पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि फिजिक्स की भाषा में वर्क किसे कहते हैं। वी यूज एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली। अरे डिफरेंटली इन साइंस, यानी कि हम लोग जो साइंस में जो वर्क की परिभाषा देखते हैं वह क्या है, बहुत 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 अलग होता है हमारे आम जीवन से। बाप रे बाप, मैं तो थक गया तुम्हें समझा समझा के, लेकिन वर्क क्या होता है अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। तो कहीं तुम गुस्सा हो के दूसरा वीडियो देखना शुरू मत कर देना, क्योंकि भैया मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या जानूँ, एनसीईआरटी में इतना दिमाग खराब किया हुआ है। चलो, तो देखो, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ अर, ये तो हो गया हम लोग का। अब देखो, अब देखेंगे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। अब हमारा आ गया मेन टॉपिक कि कब हम बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है, यानी कि साइंटिफिक दृष्टिकोण से हम लोग कब बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। अब तुम्हारे मन में थोड़ा शांति आया कि 18 मिनट के बाद कुछ पढ़ाई होने वाला है। तो बोला है टू अंडरस्टैंड द वे वी view work and define work from the point of view of science, let's consider some situations। तो अभी भी देखो, अभी भी उलझा के तुम्हें रखा है कि अभी वो कुछ सिचुएशन तुमको बताया जाएगा, उसके बाद तुमको राज खोला जाएगा कि भाई वर्क किसे कहते हैं। तो बोलता है पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। अब बोलता है कि एक मान लो पेबल है, पेबल मतलब क्या हो गया, मान लो कि ये पत्थर का एक टुकड़ा हो गया। तो बोलता है पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, एक सरफेस पे ये पेबल है, तो इसको क्या करो, पुश करो आगे की ओर, इसको क्या करना है, हम लोग को ले जाना है। तो पेबल क्या करेगा, मूव करेगा थ्रू अ डिस्टेंस, यानी कुछ ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो बोलता है कि यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल, यानी कि यहां पर एक फोर्स लगाया गया, एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस्ड, और इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसने कुछ डिस्टेंस को तय किया। इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन, यानी कि यहां पर अब हम सीखेंगे कि वर्क क्या है, हुआ है। तो अब मैं बता दूं बच्चों कि यहां पर वर्क के लिए क्या कह रहा है, सीधे बोल रहा है कि वर्क डन जब हम लोग कहते, कब हम लोग कहते हैं, जबकि कोई फोर्स लगा होगा
और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तब हम लोग क्या कहते हैं कि वहाँ वर्क डन हुआ है। हालांकि अभी और थोड़ा सा राज का बात है, लेकिन अभी तक यही समझ लो कि हम लोग कब कहेंगे साइंटिफिक भाषा में कि वर्क हुआ है। तो हम लोग तब कहेंगे कि वर्क हुआ है जब किसी भी चीज़ पर फोर्स लगा होगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तब हम लोग कहेंगे कि वर्क है। लेकिन अभी थोड़ा सा तुम्हें और जानकारी लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है फोर्स भी लगे और डिस्प्लेसमेंट भी हो, फिर भी वर्क डन क्या हो, जीरो हो, ये भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा तो तुम्हें और सब्र यहाँ पर करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं अ गर्ल। तो यहीं से तुम्हारा सबसे पहला लाइन जो कि तुमने पढ़ा फिजिक्स के भाषा में वर्क डन, यहीं से तुमको शुरू करना है अपना पढ़ाई। तो मैंने जैसे बताया था फर्स्ट पेज तो तुम्हारा व्यर्थ ही था। अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। तो गर्ल क्या कर रही है, एक ट्रॉली है, ट्रॉली को क्या कर रही है, पुश कर रही है। तो ये कुछ दूरी तक पुश करेगी, तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसमें कुछ फोर्स लगा, तो यह भी क्या हो रहा है, वर्क डन यहाँ पर बोल रहा है कि हुआ है। द गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स, यानी कि उसने फोर्स लगाया ऑन द ट्रॉली, किस चीज पे, ट्रॉली पे, और ये डिस्प्लेस हुआ, मतलब अपना स्थान बदलता है, यानी कि कुछ उसमें उसने दूरी तय किया, डिस्टेंस तय किया। तो बोलता है कि यहाँ भी वर्क डन हुआ है। और अब बड़ा अच्छा लग रहा है, अब बड़ा अच्छा लग रहा है जब बोलता है कि वर्क डन हुआ है। तब से बोलता था कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो, अभी बोलता है लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट। अब यहाँ से बुक है, मान लो बुक तो ऐसे चौड़ा बनाएंगे ना, तो ये बुक को ऊपर की ओर उठाया गया। तो जब बुक को ऊपर की ओर उठाया गया तो तुम देखोगे कि ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पर फोर्स लगाया गया है, और साथ ही साथ में यह कुछ हाइट तक ऊपर उठाया गया है, यानी यहाँ फोर्स भी लगा है और साथ ही साथ यहाँ पर इसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है। तो ये बुक नीचे से यहाँ ऊपर आ गया है। तो यहां भी दोनों चीज तुम देख सकते हो। द बुक राइजेज अप, यानी इसने कुछ दूरी तय किया गया है। दिस इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड, और बुक पर फोर्स लगाया गया है और उसने कुछ दूरी तय किया गया है, हेंस वर्क इज डन, यानी यहां भी क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो तुम अब देखोगे, अब हम लोग एकदम अपने पढ़ाई की ओर आ गए हैं, और हम देख रहे हैं कि जितनी भी बातें यहाँ बताई गई हैं, यहाँ पर बताया गया है कि एक फोर्स लग रहा है और वहाँ पर वह जो ऑब्जेक्ट है कुछ डिस्टेंस तय कर रहा है, और इससे ही हम लोग किस चीज की संज्ञा देते हैं, वर्क की। अ क्लोजर लुक एट द एबव सिचुएशंस रिवील्स दैट टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। अरे वाह, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब जाकर के मुझे पता चल गया कि देयर आर टू कंडीशंस, दो कंडीशंस होने चाहिए वर्क को होने के लिए। यानी हम लोग कब कहेंगे साइंटिफिक रूप से कि वर्क डन हुआ है, तो बोल रहा है पहला, द फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि पहला क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगना चाहिए। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी कि उसको कुछ ना कुछ दूरी तय करनी चाहिए। यानी कि पहला क्या हो गया, फोर्स, और दूसरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। वाह गजब, बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा, हम लोगों को पता चल गया। अब जाकर के पता चला कि वर्क डन होने के लिए, यानी कि बोलेंगे साइंटिफिक रूप से वर्क डन कब हुआ है, तो देयर मस्ट बी अ फोर्स, एक फोर्स होना चाहिए, एंड ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। ओ तभी हम लोगों ने देखा था कि जब एक पत्थर को एक आदमी धकेल रहा था, तो वो फोर्स तो इस पर लगा रहा था, लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, इस कारण से वहां पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा था। अरे वाह, अब समझ में आया। तो यानी कि दोनों चीज जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है, फोर्स भी लगना जरूरी है, और सिर्फ फोर्स लगने से नहीं होगा, वहां डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो सर मैं एकदम समझ गया, लेकिन बच्चा लोग यहाँ भी कुछ लोचा है। यहाँ भी कुछ लोचा है, जो कि आगे इसका राज खुलेगा। अभी मत तुम एकदम संतुष्ट हो जाओ, आगे कुछ और बातें हम लोग सीखेंगे। लेकिन चलो, जब यहाँ पर हम लोगों ने देखा
If any one of the above condition does not exist, work is not done. यानी कि यदि फोर्स नहीं लग रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन नहीं हुआ है. दिस इज द वे वी व्यू वर्क इन साइंस. यानी कि साइंस के दृष्टिकोण से, साइंटिफिक वे से कब हम लोग कहते हैं कि वर्क हुआ है, तो जब वर्क में फोर्स भी लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा. अब बुलॉक इज पुलिंग अ कार्ट. एक बुलॉक है, वह कार्ट को क्या कर रहा है, खींच रहा है. द कार्ट मूव्स, और कार्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है. तो एक फोर्स उस पर लग रहा है कार्ट पर, और साथ में वो खिंचा भी रहा है, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी कि वो मूव भी कर रहा है. तो तुम क्या सोच रहे हो कि वर्क हुआ है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्योंकि फोर्स भी लगा है और वहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी जरूर वहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है. ओहो क्या बात है. अब देखो ये एक्टिविटी बताया गया तो इसमें कुछ खास तो है नहीं कि मैं पढ़ाऊँ, तो हटा दो इसको. चलो, थिंक अ सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड इन स्पाइट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अब बोलता है एक एक्टिविटी कि ये थोड़ा ऐसा सिचुएशन को सोचो जब एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो लगा रहे हैं, ले दनादन, ले दनादन, दे दनादन, दे दनादन, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है. क्या तुम ऐसा कुछ सिचुएशन सोच सकते हो? बिल्कुल सर. यदि हम लोग खड़े होकर के और दीवार को धक्का देना शुरू कर दें, आज तेरे को मैं धकेल दूंगा, एक दीवार को हम लोग क्या करेंगे, धक्का देना शुरू कर देंगे यहाँ से कि आज तो मैं तुझे धकेल कर ही दम लूंगा. तो क्या हम लोग उसको धक्का दे करके उसके स्थान से डिस्प्लेस कर सकते हैं? नो सर. इसका मतलब वहां पर वर्क डन क्या हो गया, वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ. ऑल्सो थिंक ऑफ सिचुएशन वेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द एब्सेंस ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि एक समान गति में हो, यदि वहाँ पर फोर्स नहीं लगाया जाए तो वह अपनी गति को बनाए रखेंगे और उसमें भी कोई भी वहाँ पर क्या होगा, वर्क नहीं होगा. अब चलो हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक आ गया, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. किसी फोर्स के द्वारा यदि वर्क डन हो रहा है तो साइंटिफिक रूप से उसको कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो यही सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोग को जानना है. हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस. तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ये हम लोगों ने बोला कि व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग on any body and it displaces, we say that work has done. तब हम लोग कहते हैं कि वहां पर वर्क हुआ है. To understand this we shall first consider the case when the force is acting in the direction of displacement. अब देखो यहाँ पर कुछ बातें बताया गया है, कुछ कंडीशंस बताया गया है. तो बोल रहा है कि ये पहला कंडीशन में तुमको जरा देखना है कि जब कोई फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है और उसी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है. तो इन्हीं कुछ सिचुएशंस को देख करके मैंने बोला था ना कि थोड़ा लोचा है, अभी कुछ और सीखना पड़ेगा. तो यहाँ पर कुछ और चीज़ सीखना पड़ेगा, वो मैं तुरंत सिखा रहा हूँ. पहले थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ ही लेते हैं एनसीईआरटी को, भाई ये क्या क्या बता रहा है, उसके बाद कुछ जो सीखना है वो हम लोग सीखेंगे. तो बोलता है हम लोगों को एक ऐसा चीज़ पर विचार करना है जहाँ पर क्या हो रहा है, यदि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है. तो उस सिचुएशन को हम लोगों को यहाँ पर देखना है और उसके बारे में क्या कह रहा है वो देखना है. तो बोल क्या रहा है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. क्या एक्ट कर रहा है, एफ. ये एक फोर्स है, फोर्स को एफ से दिखाते हैं, तुम्हें पता है. वो एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है यानी लग रहा है. लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस. अब क्या बोलता है, एस कितना दूरी तय करता है, एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो ये डायरेक्शन है, इसी के बारे में हम लोग को सीखना है कि जिस ओर से ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है. यानी कि पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया फोर्स के कारण. और लेट डब्लू बी द वर्क डन, और डब्लू क्या है, वर्क डन है. वी डिफाइन वर्क टू बी
इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहीं से हम लोगों को सीखना है कि वर्क डन क्या होता है, एफ गुना एस, एफ गुना एस, एफ गुना एस। अरे वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां, क्या बात है। अब तो मैं सीख गया सर, अब मैं चलता हूँ, चलो मुझे घर जाना है। अरे भाई, अभी बस इतना ही में सीख गए, अभी तो भाई अभी तो ट्विस्ट आया है, अभी कहाँ। तो अभी ही तो तुमको मेन चीज सीखना है और बहुत अच्छे से सीखना है। तो मेन चीज क्या है, जल्दी से सिखा दो सर। तो यहाँ पर अब समझो 3 सिचुएशंस तुम्हें मैं बता रहा हूँ, बस उन्हीं 3 को समझना है। तो देखो, पहला सिचुएशन हम लोगों ने क्या देखा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, यदि उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, उसी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा पहला डायरेक्शन। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि W बराबर क्या होता है, F गुना S हम लोग लिखते हैं। यानी वर्क डन क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो सर क्या दूसरा सिचुएशन भी लगता है? यस, दूसरा सिचुएशन भी होता है। तो ये पहले सिचुएशन का क्या उदाहरण हो गया कि तुमने मान लो कि ये एक पत्थर है, इसको तुम यहाँ पर धक्का देते हो इस प्रकार से। तो पत्थर को जब धक्का दे रहे हो इस डायरेक्शन में और वह मूव कर रहा है मान लो इस डायरेक्शन में, तो F भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है, तो इसी को बोलेंगे F गुना S। ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन सर, कुछ दूसरा सिचुएशन भी हो सकता है। यस बच्चों, दूसरा सिचुएशन भी हो सकता है जब फोर्स लग रहा है दूसरी ओर और मूवमेंट हो रहा है दूसरी ओर। मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, वह सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो फोर्स लग रहा है उसका, मतलब उसका यहाँ पर एक सेकेंड, ये आ हा, अच्छा हट गया ना, चलो। तो यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर ऊपर चल रहा है, तो चढ़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वह ऊपर की ओर हो रहा है, यानी मूवमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वह नीचे की ओर लग रहा है। तब वहां पर हम लोग W बराबर लिखते हैं -F गुना S, यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो निगेटिव साइन के साथ होता है। और ये जो निगेटिव साइन यह बताता है कि फोर्स किसी दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है और जो मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट हो रहा है। अब यहाँ पर देख भी सकते हो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होता है। और यहाँ इस सिचुएशन में देखोगे कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो बस सर, बस इतना ही ना? अरे नहीं भाई, सब्र रखो, एक तीसरा सिचुएशन भी हम लोग को पढ़ना है। इस सिचुएशन में मान लो कि फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो सकता है, और मूवमेंट हो रहा है तुम्हारा आगे की ओर। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर कौन बन रहा है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और यहाँ पर वर्क डन हम लोग बोलते हैं 0 हो रहा है। तो ये 3 सिचुएशन तुम लोगों को याद रखना है। पहले सिचुएशन में पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, दूसरे सिचुएशन में निगेटिव वर्क डन हो रहा है, और तीसरे सिचुएशन में कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। तो ये तीसरा सिचुएशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है कि जब भी वर्क डन और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल जब भी बनता है, तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन 0। तुम बोलोगे ये तो आपने और कंफ्यूज कर दिया, तो क्या आप थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर दोगे सर? यस, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा बच्चे जैसा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोशिश करना, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बल्ले बल्ले। चलो यहाँ देखो, तो बच्चों जो वर्क डन हम लोग बोलते हैं वो एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और साथ में इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उस पर भी निर्भर करता है। इस बुक में सिर्फ 2 बातें बताई गई हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 2 बातों पर निर्भर करता है, लेकिन हम लोगों को एक और चीज यहाँ कंसीडर करना होता है जिसको बोलते हैं एंगल। और ये सिर्फ एंगल नहीं होता, इसको बोलते हैं कॉस एंगल, और एंगल को बोलेंगे यहाँ थीटा। थीटा मतलब 90 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, और 0 डिग्री भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस सिचुएशन में, मान लो हम लोग देखते हैं तीसरे सिचुएशन में कि F और S तो है,
एफ भी है, एस भी है, और इनके बीच का एंगल कितना है सर? तो ये है कॉस 90 डिग्री। और कक्षा 10 में पढ़ोगे कि कॉस 90 डिग्री का मतलब होता है जीरो, शून्य, मतलब कुछ नहीं। तो ये जीरो हो गया, तो पूरा का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो यही कारण है कि यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। यदि एफ है, एस है, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री का हो गया तो कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। सर थोड़ा इसको समझा दीजिए ना, ये माइनस कैसे आ गया? देखो कैसे माइनस आ गया। इसको भी यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाते हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुम ही बताओ, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर ये उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर लिख देता हूँ। ये देखो, ये बोल रहा है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो एफ तो लग ही रहा है बच्चों। एस देखो, ये वाला कंडीशन है, एफ लग रहा है नीचे, एस लग रहा है ऊपर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। एफ एस कॉस 180 डिग्री सर। तो ये तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, नहीं मैं बता रहा हूँ ना बच्चा लोग, तो तुम लोग अच्छे से समझो इसको। तो एफ गुना एस, अब देखो कॉस 180 डिग्री होता है -1, -1, तो यही कारण है कि ये हो जाएगा माइनस एफ एस, माइनस एफ एस हो जाएगा। W बराबर माइनस एफ एस। वेरी गुड। एस सर जी, थोड़ा पहला वाला भी बता दीजिए। अब तो मुझे थोड़ा सा इच्छा हो रहा है कि मैं थोड़ा जान जाऊं कि पहले वाले में क्या हो रहा है। तो चलो पहले वाला कंडीशन देखते हैं। तो पहले वाला कंडीशन थोड़ा दूसरा रंग से मैं दिखा देता हूँ। तो पहले वाला में वर्क डन बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस, और यहाँ देखो 0 डिग्री है तो 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये पूरा 1 है। तो एफ गुना एस हो जाएगा, एफ गुना एस, डब्ल्यू बराबर एफ गुना एस। अब समझे? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी चीजें सीखनी थी। हाँ रे बबुआ, इतना सारा चीज सीखना था। अब जाके तुम्हें पता चल रहा होगा कि सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से काम नहीं बनेगा, उसके लिए हमको उसके बीच का एंगल भी देखना पड़ेगा। और यहाँ 3 प्रकार के एंगल हम लोग देख रहे हैं, समझ गए? तो पहला सिचुएशन तो ये बता दिया। चलो इस बुक में और भी आगे सिचुएशन बताया है, उसको देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको अब कंप्लीट ही कर लेते हैं कि और क्या क्या बताया गया, उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन पे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10 10 10 का 2, 10 का 2। तो बोलता है 10 वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है, यानी गुना करना है, बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि यहाँ पर कंसीडर कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, या बोले जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तब इसको कंसीडर किया गया है। तो हम लोग क्या जान गए हैं, एफ बराबर डब्लू बराबर एफ गुना एस। एफ क्या है बच्चों? तो बोल रहा है इफ एफ बराबर 1 न्यूटन एंड एन बराबर 1 मीटर, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर। जल्दी बता दो, न्यूटन फोर्स का मात्रक है और मीटर डिस्टेंस का मात्रक है। तो हियर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। याद रखना, VVI आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो वर्क डन का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और इसी को हम लोग जूल के नाम से जानते हैं, जूल 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 जूल। ठीक है, यानी कि न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोलेंगे? जूल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अरे वाह सर, क्या बात है, सब समझ में आ रहा है सर। अच्छा से पढ़िएगा ना बउआ, तो सब समझ में आएगा। तो बोलता है 1 जूल वर्क को डिफाइन करिए। क्वेश्चन देखो मैं बता रहा हूं, 1 जूल वर्क कितना के बराबर होगा? तो तुम बोलना कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा और जिसके कारण उसको धकियाया जाएगा, एकदम धक्का लगाया जाएगा, धुम 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 धड़ास धड़ 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 धड़,
अरे ये तो डिजाइन बना रहा हूँ, ये धूम धड़ास नहीं हो रहा है, इधर से धूम धड़ास हो रहा है। और 1 न्यूटन का बल इस पे लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। और जैसे ही इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, ये 1 मीटर की दूरी को तय कर लेता है, 1 मीटर की दूरी को तय कर लेता है। तो हम लोग बोलते हैं कि इस पर कितना वर्क डन हुआ है, 1 न्यूटन मीटर का, यानी कि 1 जूल का वर्क इस पर हुआ है। अरे वाह सर, क्या बात है, सब समझ में आ गया। अरे काहे नहीं समझ में आएगा जी, अरे बढ़िया से पढ़िएगा तो ना समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगी। देखिए यहाँ बल्ले बल्ले, देखो तो बोलता है कि कब बोलेंगे कि 1 जूल का कार्य हुआ है, तो बोलेंगे कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर, जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा एंड द ऑब्जेक्ट मूव और डिस्प्लेसेस बाय 1 मीटर, 1 मीटर डिस्प्लेस होगा, देन विल से दैट द वर्क डन इज 1 जूल। समझ गए बच्चों, आगे चलो देखते हैं। तो देखो अब बोलता है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब देखो W बराबर क्या हो गया, F गुना S होगा। तो अब तुमको पता ही है कि दोनों में या तो F जीरो हो जाए या तो S जीरो हो जाए, तो W क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात तो पता है ना। लेकिन अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो यदि ये जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। एकदम समझ में आ गया सर। व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो आंसर इज W बराबर F गुना जीरो, सो वर्क डन इज जीरो। अब देखो रेफर टू द कंडीशंस दैट आर टू बी सेटिस्फाइड टू से दैट वर्क इज डन। इसका मतलब क्या हो गया, या तो फोर्स जीरो हो जाएगा या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो वर्क डन हम लोग बोलेंगे कि जीरो है वहां पर। समझ गए, यही बात यहां पर बताया गया है। अब चलो यहाँ पर भी देखो, यही देखो 5 न्यूटन का फोर्स लगा, 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो 10 Nm मतलब कि 10 न्यूटन मीटर का इसका क्या हुआ, इसका वर्क हुआ है, एंड दैट इज 10 जूल। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अनदर सिचुएशन। अब देखिए भाई, 3 सिचुएशन तो मैंने पढ़ा दिया है बुक में। देखो अनदर सिचुएशन बोल रहा है in which force and displacement are in the same direction। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन बोल रहा है। चलो भैया सेम डायरेक्शन बोल रहा है। अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड as shown in figure 11.4, the baby has exerted a force in the direction of the displacement of the car। यानी यदि इधर कार पुल किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, तो इधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। In this situation the work done will be equal to the product of the force and displacement। यानी W बराबर F गुना S, W बराबर F गुना S, और ये पॉजिटिव होगा। अब देखोगे इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। ये वर्क क्या है बच्चों, पॉजिटिव। जैसे तो तुम जानते हो, अब तो तुम एकदम ज्ञानी बन गए हो, क्योंकि तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, देन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन दिस डायरेक्शन, सो द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वर्क डन विल बी F गुना S, F गुना S, F गुना S। बुझा गया। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नाउ 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 क्या बोलता है, व्हाट इज नाउ, नाउ 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 व्हाट इज नाउ। देखो कंसीडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स F इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक और तुमको उदाहरण बहुत बढ़िया दे रहा है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। देखो जैसे कि कोई एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में इधर
बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और इसमें एक घर्षण बल लग रहा है जो कि इधर की ओर लग रहा है, जो उसके स्पीड को क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, यानी कि रोक रहा है। तो तुम जानते ही हो इस तरीके की फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं घर्षण का बल, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। तो तुम देखोगे बच्चों कि यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये देखो। यही इसको अच्छे से बनाएंगे तो ये हो गया एफ, ये हो गया एस, और इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। और तुम तो जानते ही हो कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस 180 डिग्री, यहाँ लिखेंगे। कॉस 180 डिग्री का मान होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एफ गुना एस, यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वह निगेटिव हो रहा है। तो ये तो बात तुम्हें मैंने बता भी दिया है, तो यही बात यहाँ भी बोल रहा है, ध्यान से देखो। नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स एफ इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि जिस डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, या बोलेंगे जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। दैट इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस इज 180 डिग्री। अभी तो दिखा दिया, ये इधर और ये इधर, एफ इधर, एस इधर, एफ इधर, एस इधर, एफ इधर, एस इधर, एफ इधर, एस इधर। तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। वाह क्या बात है, क्या मजा था। एफ इधर, एस इधर, एफ इधर, एस इधर, इसका एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और तो तुम जानते ही हो, ये सारी चीज तो तुम जानते ही हो, तो यहाँ पर सब चीज जानते हो, तो फिर क्यों तुम लोग यहाँ पर इसका आंसर कर सकते हो। बिल्कुल सर। लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एस, in such a situation the work done by the force F is taken as negative and denoted by द माइनस साइन। तो ये तो तुमको बुक में बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो मैंने तुम्हें सिखा दिया, एकदम सीक्रेट है, वो हेल्प बुक में तुमको देखने को मिल जाएगा। सो द वर्क डन बाय द फोर्स इज एफ गुना एस, एफ गुना एस, लेकिन ये हो जाएगा माइनस एफ गुना एस, समझ गए, क्योंकि यह माइनस साइन तुमको लगा देना है। अब it is clear from the above discussion that the work done by a force can be either positive और negative। ओके बुझ गया। तब पॉजिटिव कब होगा, जब सेम डायरेक्शन होगा दोनों का, और जब निगेटिव कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। पहला पहला पूछेगा जब सेम दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो वर्क क्या होगा, तो बोलना पॉजिटिव होगा, और बोलना एफ एस का डायरेक्शन अपोजिट है तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। और एक और मैंने सीक्रेट तो तुम्हें बता दिया है, जब एफ और एस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, 0 डिग्री भी हो जाएगा। ये भी तुम याद रखना। और यही कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि एक आदमी है माथे पे बोझ उठाए हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, तो बोलेंगे कि यहाँ पर इसका ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लग रहा है और बेचारा आगे की ओर चल रहा है, तो माथे पर बोझ लिए हुए एक आदमी आगे बढ़ रहा है, तो कितना काम उसने किया, तो तुम बोलना उसने शून्य काम किया। ठीक है, यानी फिजिक्स के दृष्टिकोण से उसने 0 काम किया। यही बात तुम्हें यहाँ लिखना है, लेकिन ये बात आम जिंदगी में नहीं लागू करना है, नहीं तो पिटा जाओगे, बहुत भयंकर पिटा जाओगे, थुरा जाओगे, समझ गए ना। तो ये आम जिंदगी में नहीं करना है। जैसे एक आदमी था, उसने कुली को बोला कि चलो मेरे सामान को ले चलो घर तक, तो कुली ने सामान को घर तक ले आया, तो उसने बोला एफ एस कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो तुमने वर्क डन किया है 0, तो फिर तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो कुल्ली ने उसका मुंह तोड़ दिया, समझ गए। तो ऐसा काम तुम मत करना, ये सिर्फ फिजिक्स की भाषा में हम लोग बोल रहे हैं। तो वर्क डन इज निगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैंने बता दिया। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैंने बता दिया। वर्क डन विल बी 0 इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, ये भी मैंने बता दिया। तो सब मैंने बता दिया, जाके एक लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, 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 समझ गए। चलो तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और ये है बच्चों एनर्जी। तो बोलता है
लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। अब फिर से वही बात हम लोग को देखना है। अब एनर्जी भी जो है वह तुम्हें फिजिक्स के भाषा में यहाँ देखना है, और ये एक अलग प्रकार की एनर्जी की बात कर रहा है, वो तो हम लोग को उतना देखने का जरूरत नहीं है। तो द डिमांड ऑफ एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। Where do we get energy from? The sun is the biggest natural source of energy to us. तो यहाँ पर जो जिस एनर्जी की ये बात कर रहा है वह हम लोग कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? मुख्य रूप से हम लोगों का जो एनर्जी का सोर्स है वह सन है। तुम बोलोगे ऐसा कैसे सर? अरे भाई, जो सन है उसी से तो जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सन के एनर्जी से। उन्हीं पेड़ पौधे को जो शाकाहारी है या मांसाहारी जंतु हैं खाते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है उसको एकदम याद ही करने लायक है कि सन ही जो है हमारे लिए बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का। क्या क्या ताल था, क्या लय था, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। ये भी देख लो, ये तुम लोग क्लास 10 में पढ़ना है कि कैसे एटम का जो फ्यूज़न होता है या फ्यूज़न होता है उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हमें प्राप्त मिलता है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो भाई सोर्सेस ऑफ एनर्जी को आप क्लास 10 में पढ़ लीजिएगा, पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। तो यहाँ पर उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिजिक्स के भाषा में जो जो चीज़ सिखाया गया है उन सब चीज़ों को हम लोग एकदम बहुत ध्यान से, बहुत मन से, बहुत अच्छे से इसको सीखने का कोशिश करेंगे। तो बोलता है द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, बट इन साइंस वी गिव इट अ डेफिनिट एंड प्रिसाइज मीनिंग। फिर से वही बात कि जो एनर्जी, जिस एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ साइंस में थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे भाई। तो लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट, यानी कि एक बहुत फास्ट मूविंग बॉल आ रहा है और स्टेशनरी विकेट माने जो विकेट है वो तो खड़ा है बेचारा, वो तो नहीं चल रहा है और डर के भागेगा भी नहीं, आके आएगा तो बस बेचारा पिटा ही जाएगा। तो बेचारे को लग गया तो क्या होगा? द विकेट इज थ्रोन अवे, बेचारा विकेट उड़ के और दूसरे जगह चला जाएगा। इसका मतलब तुमने समझा कि जो फास्ट मूविंग बॉल था उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी था और उसने सारे एनर्जी को बेचारा विकेट को ट्रांसफर कर दिया और बेचारा उड़ गया। विकेट क्या हो गया? उड़ गया। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विथ when raised to a certain height gets the capability to do work। जैसे कि मान लो कि यहाँ कोई बच्चा बैठा हुआ है, बेचारा पों 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 बच्चा बैठा हुआ है, बेचारा बैठा हुआ है, तो बैठने दो बेचारा को। अब तुम क्या करो, यहाँ अपने हाथ में एक छोटा सा पत्थर रख के यहाँ से एकदम उसको टपका दो तो ही हंस देगा, ही हंस देगा। अब थोड़ा सा ऊंचाई से, थोड़ा सा इसी पत्थर को थोड़ा ऊंचाई से टपकाओ तो फिर बेचारा हंसेगा नहीं, उसका मुंह बन जाएगा। अब इसी पत्थर को थोड़ा और ऊंचाई से टपकाओ और थोड़ा और ऊंचाई से टपकाओ, तो हो सकता है कि तुम यदि यहाँ से टपकाओगे तो उसका सिर क्या हो जाएगा? सूज जाएगा, फूट जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई पत्थर भी वही है, बच्चा भी वही है, उसका मुंडी भी वही है। तो एक सिचुएशन में यहाँ पर उससे ज़्यादा चोट नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे पत्थर की ऊंचाई बढ़ती जाती है और वहाँ ऊंचाई से उस पत्थर को गिराते हैं तो बेचारा का मुंडी फूट जाता है। ऐसा कैसे हो रहा है? अरे बेचारा, ओहो बाबू बाबू फूट गया, पों पों, ना ना ना, ना रोआ ना रोआ। अच्छा, तो यहाँ पर इसका माथा क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं जैसे जैसे हम लोगों ने नीचे से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट लाया है, इसमें एक एनर्जी सेव होते जा रहा है और इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। और ऊपर ले जाओगे तो और एनर्जी इसमें सेव हो जाएगा और इस प्रकार से जब उसको छोड़ोगे तो यहाँ पर इसमें एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है और यहाँ और भी कम था एनर्जी। और इस कारण से इसको बहुत ऊंचाई से फेंका जाए तो इसको ज़्यादा
चोट यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ दो प्रकार की एनर्जी की बात कर रहा है बच्चों। पहला था मूविंग बॉल, तो मूविंग बॉल में जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। और किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति। ऐसे लिखेंगे, स्थिति ऐसे लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा। और यहाँ पर तुम देखोगे ये जो स्थितिज ऊर्जा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और जो गतिज ऊर्जा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो दो प्रकार के एनर्जी को यहाँ पर हमें सिखाया जा रहा है। तो चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट a raised hammer falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood। यानी कि एक हैमर को जब उठा करके एक लकड़ी पर रखे गए नेल पर हम लोग प्रहार करते हैं, धड़ाम, तो ये क्या होता है, अंदर की ओर धंस जाता है। वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रेन विंडिंग अ टॉय, ठीक है, विंडिंग मतलब चाबी लगाना। एंड when the toy is placed on the floor it starts moving। टॉय क्या करने लगता है, घर घुर डांस करने लगता है। देखा है तुमने, बिल्कुल देखा, क्या तुमने किया भी है। when a balloon is filled with air and we press it we notice that change in its shape। जब बैलून को हम लोग प्रेस करते हैं, हवा भरे हुए बैलून को, तो इसका शेप क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। as long as we press it gently it can come back to its original shape when the force is withdrawn। यानी कि जब इसको हम लोग छोड़ देंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो यही बोल रहा है, however if we press the balloon hard it can even explode producing a blasting sound, बम से फूट जाएगा। in all these examples the objects acquire through different means the capacity of doing work। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार से जो भी बातें बताई गई है उसमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक्वायर करते हैं एक कैपेसिटी जिससे कि ये वर्क कर सके। तो यहीं से आता है हमारा एक डेफिनेशन एनर्जी का, द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। यानी कि यहीं से एनर्जी का भी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। क्या है एनर्जी का डेफिनेशन, क्या लिख सकते हैं सर? तो ध्यान से सुनो, द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। ये वर्ड हम लोग को क्या रखना है, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट के का जो कैपेसिटी होता है वर्क करने का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। देन हाउ वी कैन डिफाइन, अगेन जस्ट listen to it carefully। the capacity of a body to do work, 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 the capacity of a body to do work। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी कहते हैं। the capacity of a body to do work, yes बच्चों, yes। the object which does the work loses energy and the object on which the work is done गेन्स एनर्जी। इसका मतलब जब यहाँ पर हैमर को हम लोगों ने उठाया तो इसमें एनर्जी आ गया, और जब वापस इसको हम लोगों ने एक नेल पर इस तरीके से प्रहार किया तो ये सारा एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दिया, नेल को, और ये धुब से अंदर चला गया। इसका मतलब यह है कि एक यह जो एनर्जी है वह ट्रांसफर हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। समझ गए? चलो तो आगे देखते हैं, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क। किसी एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होता है तो वो कैसे वर्क करता है, हाउ डज, अरे हाउ डज कैसे करता है। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट या फिर अनदर ऑब्जेक्ट। व्हेन दिस हैपेंस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर। यही बात मैंने बताया कि जब एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होता है तो वह कैसे काम करता है, तो वह अपने एनर्जी को दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या कर देता है, ट्रांसफर। जैसे इस केस में मैंने बताया, जब हम लोग हैमर को उठाते हैं,
हैमर मतलब हथौड़ा को जब उठाते हैं तो उसमें एक एनर्जी आ जाता है, या छक छिक 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 छिक, इसमें एनर्जी आ गया। अब ये एनर्जी को किसी को देना है तो ये एनर्जी आता है एकदम, और आता है और इस नेल पर धड़ाम से मारता है, और ये एनर्जी इसमें या एकदम ट्रांसफर हो जाता है, और नेल क्या हो जाता है, अंदर की ओर बेचारा धंस जाता है, ऐसे धंसेगा, ऐसे धंसेगा, समझ गए। तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट जो जिसके पास वो एनर्जी वो पजेस करता है, पजेस मतलब वो धारण करता है, जो उसके पास होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर देता है। द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयर फोर डू सम वर्क। और इस प्रकार से जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसको एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, और वह क्या होगा, कुछ वहां पर कार्य देखने को मिलेगा। Thus the first object had a capacity to do work। यही देखो, यही मैंने बताया कि एनर्जी का क्या परिभाषा है, एनर्जी का क्या डेफिनेशन है। एनर्जी का डेफिनेशन है कि द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, 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 द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी। दिस इंप्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पजेस एनर्जी कैन डू वर्क। और इसका एक और मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जिसके पास एनर्जी है वह काम कर सकता है। और ये जो परिभाषा हम लोग देख रहे हैं साइंटिफिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि आम जीवन में भी तुम देख सकते हो, यदि तुम्हारे पास एनर्जी है तो तुम एकदम कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो बोल रहा है द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि जो काम करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी टू डू वर्क है, उसी के रूप में इसके यूनिट को हम लोग लेते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल। और इसीलिए एनर्जी का भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब यहां से कुछ बात याद रखना है, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल एनर्जी से कितना काम होगा, 1 जूल ऑफ वर्क होगा, यानी 1 जूल का कार्य होगा 1 जूल के एनर्जी से, या 1 जूल का कार्य करने के लिए 1 जूल का एनर्जी चाहिए। सिंपल सा है, कंजर्वेशन ऑफ, यस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना लगाओगे उतना पाओगे। Sometimes a larger unit of energy called kilojoule is used, तो 1 kilojoule is equal to 1000 जूल। अब देखो ये किलो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। किलो मतलब सीधा सीधा हो जाता है 1000। तो जहां भी जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। 1 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। या फिर बोलेगा 1 किलो जूल बराबर हो जाएगा 1000 जूल। तो बस 1000 तुमको याद रखना है कि जब भी ये आएगा तो 1000 हो जाएगा। अब आ जाएगा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में बताया गया, वही मैं पढ़ा दे रहा हूँ, और अदर बुक में तो और अलग अलग तरीके से बताया गया है। अब देखो, लकीली द वर्ड वी लीव, वर्ल्ड मतलब हम लोग जिस संसार में रहते हैं, इन लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। तो अब हम लोग जो अपने पृथ्वी पर रहते हैं वहां पर अलग अलग फॉर्म की एनर्जी तुम देख सकते हो। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है और जो काइनेटिक एनर्जी होता है, दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। याद रखना ये वर्ड, मैकेनिकल एनर्जी। तो तुम्हारे दिमाग में बात आया कि भाई ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो जिस by virtue the energy by virtue of which we can do any mechanical work, जिस एनर्जी के द्वारा हम लोग कोई मैकेनिकल वर्क करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और एक और तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं, द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। और देखो,
तो इस तरीके से वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया। तो ये सारे क्या है, एनर्जी के फॉर्म्स है। तो तुमसे पूछेगा राइट डाउन सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो यू कैन आंसर मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बोलोगे कि सर हीट एनर्जी क्या है, तो मान लो कि यदि हम लोग गैस को जलाते हैं तो गैस के जलाने पर क्या होता है, वो हीट देता है, ऊष्मा देता है, इसको हीट एनर्जी कहेंगे। लाइट एनर्जी, यदि बल्ब को जलाओगे तो क्या होगा, लाइट देगा। सन हमें क्या देता है, लाइट देता है, उसे लाइट एनर्जी कहेंगे। केमिकल एनर्जी किसे कहेंगे, तो देखोगे जो हम लोग भोजन कर रहे हैं बच्चों, वो कैसे आ रहा है, केमिकल एनर्जी, यानी कि भोजन के अणुओं में जो एनर्जी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी। तुम जानते हो कि ये हमारे शरीर में जो ऊर्जा मुख्य रूप से प्राप्त होता है C6H12O6 के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होता है, और इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें मिलता है एनर्जी। एनर्जी, तो ये एनर्जी किस रूप में है, केमिकल रूप में है, एटीपी के रूप में हमें क्या मिलता है, एनर्जी। थी केमिकल एनर्जी का फॉर्म हो गया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को। तो हम लोगों ने देखा दो प्रकार की एनर्जी हम लोग को पढ़ना है। पहला है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों एक लाइन में सीख लो, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मोशन, तो उसके मोशन मतलब क्या हो गया, गति। तो उसके गति के कारण जो उसमें ऊर्जा है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स VIRTUE, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो एनर्जी पोजेस करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। देखो इसको समझना तो बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में यदि आ गया तो फ्यूज उड़ जाएगा। नहीं फ्यूज उड़ाना, यहाँ लिख देना है बाय भर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय भर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय भर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो बाय भर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बस इतना वर्ड याद रखना है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी को कैसे परिभाषित करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन के कारण POSITION, पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन, बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन, बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन के कारण जो ऑब्जेक्ट उसमें एनर्जी होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जो उसमें मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो चलो अब लोग समझ लेते हैं। तो देखो एक बॉल है, उसको धीरे से एकदम, उसका स्पीड क्या है बच्चों, स्लो है, स्पीड क्या है, स्लो है, और उसको एकदम कम स्पीड में अपने दोस्त को उसके सिर पर दे मारो तो क्या होगा, वो हंसने लगेगा जैसे मैंने बताया था। और इस बॉल को एकदम हाई स्पीड पर उसके सिर पर मारो तो बेचारा क्या होगा, रोने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इसका मोशन स्लो था, यानी कि इसका गति क्या था, स्लो था, तो यहाँ पर इसमें एनर्जी क्या था, कम एनर्जी था, इसलिए बेचारे को कम चोट लगा। लेकिन जब इसका हाई स्पीड था, यानी बहुत तेज से गति कर रहा था, तो इसका एनर्जी क्या था, बहुत ज़्यादा। और ये जो एनर्जी इसमें था वो किस कारण था, हाई स्पीड के कारण, यानी उसके मोशन के कारण उसमें वह एनर्जी था। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी कराया गया, एकदम सिंपल सा एक्टिविटी कराया गया
गया, कोई खास एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से मान लो कि एक हम लोग यहाँ पर बालू, भींगा हुआ बालू रखेंगे और यहाँ से हम लोग एक बॉल को गिराएंगे, फिर हम लोग यहाँ से एक बॉल को गिराएंगे, फिर हम लोग यहाँ से एक बॉल को गिराएंगे। तो तीनों स्थिति में देखोगे कि जब बॉल बहुत ऊंचाई से गिरता है तो इसमें क्या होता है, ज्यादा डिप्रेशन होता है, यानी ज्यादा अंदर तक ये क्या हो जाता है, धंस जाता है। यानी कि जैसे जैसे ये ज्यादा स्पीड में आएगा ये क्या होगा, अपना कार्य को ज्यादा करेगा, यानी कि इसमें जो एनर्जी है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो ये बस सिंपल सा था। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। यानी आइडेंटिकल मतलब उसी प्रकार का, यदि ऑब्जेक्ट स्लो है, धीरे धीरे है, तो वो कम वर्क करने का उसमें एनर्जी होता है। लेकिन जब उसमें ज़्यादा स्पीड होता है, जब उसमें ज़्यादा मोशन होता है, तो उसमें वर्क करने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, यानी उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है। जैसे एक छोटा सा मान लो ये लोहे का टुकड़ा है, उसको किसी को मारो तो क्या होगा, कुछ नहीं। और इसी को तुम बंदूक में लगा करके मारो तो क्या होगा, वो उसका उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि ये जो बुलेट है, बुलेट मतलब क्या हुआ, सिंपल सा एक लोहे का टुकड़ा ही तो हुआ। और ये इसका बस एक ही चीज़ है कि इसमें हाई स्पीड हो रहा है। अब ये हाई स्पीड से चलाया जाएगा तो कोई मर भी सकता है, और लेकिन हल्के से फेंका जाए तो कुछ नहीं होगा। इस तरीके से ब्लोइंग विंड है, अ रोटेटिंग व्हील है, अ स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। हाउ डज अ बुलेट पियर्स द टारगेट, हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पजेस एनर्जी। तो इन सारे चीज़ों में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जिसके पास गति है वो क्या करता है, उसमें एनर्जी होता है। तो ऑब्जेक्ट्स इन द मोशन पजेस एनर्जी, वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो अभी मैंने तुरंत बताया था कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। द एनर्जी विच इज possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पर बोलता है क्या, फॉलिंग कोकोनट, फॉलिंग कोकोनट, फॉलिंग कोकोनट, कोकोनट कोकोनट कोकोनट, अरे वाह, यह फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। इनके सामने एकदम मत आइएगा नहीं तो उड़ा देंगे, ठीक है। फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट। तो देखोगे यदि हवा नहीं चल रही है तो तुम मस्ती से एकदम झूमते हुए जाते हो, और बहुत तेज हवा चल रही है तो एकदम से तुम्हारे तुमको क्या करेगा वो, इधर उधर तुम गिर सकते हो, हवा के द्वारा गिर सकते हो, पानी के द्वारा गिर सकते हो। लेकिन कब, जब उसमें मोशन होगा तब। अब देखो पजेस काइनेटिक एनर्जी, तो ये सारे में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यदि पूछा जाए कि इन सब में क्या है तो तुम बोलना काइनेटिक एनर्जी है। In short, kinetic is the energy possessed by an object due to its motion. अब यहाँ पर by virtue of its motion मैंने पढ़ाया, यहाँ पर बोला due to its motion। ये तो और ही आसान पढ़ा दिया, ओहो, मुझसे भी आसान पढ़ा देता है, कोई बात नहीं है, इसी को याद कर लो। क्या करूँ यार, ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो मन है सो याद कर लो यार। अब तो मैं थोड़ा सा, ओहो, अब मैं क्या कहूँ। चलो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ इट्स स्पीड। तो तुम जानते हो यदि क्वेश्चन पूछेगी काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगा, तो जब स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। हाउ मच एनर्जी इज पॉजेस्ड बाय अ मूवी। पजेस का मतलब समझ रहे हो कि किसी चीज में है, धारण करता है, उसी को पजेस बोलते हैं। तो हाउ मच एनर्जी इज पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी बाय वर्च, आ गया जी 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 जी, आ गया, मैंने पढ़ाया और वही लिखा आया, बहुत मजा आया। वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बाय डेफिनेशन वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक एक्वायर दैट वेलोसिटी। समझ में आया
कि नहीं आया, आया या के नहीं आया। अब देखो यहाँ बोलता है लेट्स नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन के रूप में। तो बोलता है कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को विचार करना है, विचारिए विचारिए विचार दीजिए कि एम द्रव्यमान का एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू। तो मास कितना है, एम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू से क्या हो रहा है, वो गति कर रहा है। लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन इट, और इस पर फोर्स एफ लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट एस बता रहा है। तो बोल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 11.1 द वर्क डन W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस। द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल काउज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अब देखो यदि इसमें वर्क डन हो गया तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि फोर्स लगेगा और उस पर वर्क डन होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी u से क्या हो जाएगा, v, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u था और जब उस पर फोर्स f लगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। तो यहीं पर बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, in section 8.5 we studied the three equations of motion, the relation connecting the initial velocity u and final velocity v of an object moving with a uniform acceleration a and displacement s is। अब देखो तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस है, v बराबर u प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये तीन हम लोगों के पास क्या है बच्चों, इक्वेशन है। अब बोलता है कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन सब में जो रिलेशन है वो किसके द्वारा आता है, तो यही फॉर्मूला के द्वारा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर यदि हम लोग s देखेंगे इसको सॉल्व करके तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो यहीं पे डिराइव करने वाले हैं हम लोग डिराइव करने वाले हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह किसके बराबर होगा। तो बोलता है F बराबर m में, ये भी होता है, ये भी जानते हो तुम। तो यहाँ पर W बराबर क्या होगा, तो W बराबर होगा F गुना S। ये तो हम लोग पढ़ते हैं कि वर्क डन क्या होता है, F गुना S, और यही वर्क डन या कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्या होता है बच्चों, यही तो एनर्जी के बराबर होता है सर। तो W बराबर ma गुना इसको पूरा करेंगे तो A से A कट जाएगा और इस प्रकार से हो जाएगा W बराबर, यहाँ पर देख सकते हो ये क्या हो गया, W बराबर यदि हम लोग करेंगे तो ये देखो W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको दिखाएंगे। अब आगे थोड़ा सा देख सकते हो, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन, u बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यदि प्रारंभ में शून्य से ये शुरू करता है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और w बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि वर्क डन क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब बोला इट इज क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी वर्क डन ही क्या है, वर्क डन जितना होगा वही तो एनर्जी है जो इसी ऑब्जेक्ट को दिया जा रहा है, तो वही चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर रहा है। यानी कि वर्क डन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी का रूप मान सकते हैं। तो इफ u बराबर 0 द वर्क डन विल बी हाफ एम बी स्क्वायर, दस काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज हाफ एम बी स्क्वायर। तो यही हम लोगों का निकल गया के ई बराबर ई मतलब एनर्जी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो ई के बराबर क्या हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया था, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यस यही बात एकदम तुम्हें याद करना है, या फिर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी तुम्हें याद करना है। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन,
इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा। तो देखो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिखाया गया, बोल रहा है कि रबर बैंड को ले लीजिए और उसको खींच लीजिए, और जब इसको खींचिएगा तो ये स्ट्रेच्ड हो जाएगा और इसमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हुआ। इस कारण से अब इसमें क्या है, एक एनर्जी स्टोर हो गया है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसी के बाद देख सकते हो एक स्लिंकी है, इस तरीके से ले लिया हम लोगों ने, ये छोटा सा था, अब इसको हम लोग खींच देंगे इस तरीके से बहुत दूर तक, तो देखोगे कि इसमें स्ट्रेच जब करेंगे तो इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से एक टॉय कार है, उसमें तुम देखोगे कि चाबी भरा जाता है, ठीक है, उसका जो चाबी होता है उसको हम लोग रोटेट करते हैं, तो जैसे ही चाबी को रोटेट करेंगे और फिर चाबी को छोड़ेंगे तो टॉय क्या करने लगता है, चलने लगता है, या फिर जो उसमें एक्टिविटी होती है वो करना शुरू कर देता है। तो ये जो हम लोग टॉय में जो जो चाबी लगाते हैं तो इससे क्या होता है, यह एक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होता है। ठीक इसी तरीके से देख सकते हो, जब यहाँ पर एक ये देखो एरो एंड द स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ द बो, यानी कि ये जो बो है तुम्हारा धनुष है, इसका जो स्ट्रिंग है इसको जब खींचा जाता है तो इसमें क्या आ जाता है, एक एनर्जी आ जाता है। क्यों एनर्जी आता है, क्योंकि इसको खींचा गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं और ये एनर्जी इसमें सेव हो जाता है, और इस एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको जितना ज़्यादा खींचोगे, जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा इसमें एनर्जी आएगा, और वो सारा एनर्जी कहाँ चला जाएगा, वो कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, जब इसको छोड़ेंगे तो एरो में चला जाएगा, और एरो जाएगा सौ सौ एकदम तेजी से जाएगा, और जिस चीज़ को भी ये टारगेट कर रहा है वो टारगेट करेगा। तो इस तरीके से देखा कितना सारा यहाँ पर उदाहरण है, और ये सारा उदाहरण किस चीज़ का है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ देख सकते हो और क्या क्या बातें बताई गई हैं। इन द एबव सिचुएशन द एनर्जी गेट्स स्टोर ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी जो भी हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पर देखा कि हम लोगों ने कुछ उस पर कार्य किया है। जैसे यहाँ पर ये जो तुम्हारा ये स्लिंकी है, ये यहाँ तक था, अब इस पे हम लोगों ने वर्क डन किया, एनर्जी खर्चा किया और इसको यहाँ तक खींच करके लाए, तो ये सारा एनर्जी फिर क्या हुआ, इसमें स्टोर हो गया, और फिर इसको छोड़ेंगे तो वापस ये अपने पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो बो है इसको खींचा गया, और खींचने के बाद ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो गया, इस स्ट्रिंग में ये एनर्जी है। जितना ज़्यादा खींचेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग वर्क डन करके इसको खींचेंगे, उतना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर सेव हो गया। अब ये जैसे ही छोड़ेंगे ये सारा एनर्जी किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, एरो को ट्रांसफ़र होगा, और उतनी तेज़ी से ये क्या करेगा, फिर आगे की ओर जाएगा। तो इस तरीके से सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखो, द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो ट्रांसफर किया गया एनर्जी वह उस ऑब्जेक्ट में किस रूप में रहेगा, स्टोर्ड रूप में रहेगा, और फिर वह जो ऑब्जेक्ट है फिर वह कुछ कार्य करेगा तो वह भी एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देगा। if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object, यानी कि यदि वो तुरंत काम नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो उसमें स्टोर जरूर रहता है। यही बात यहाँ भी थोड़ा सा बच्चों के जैसा सीख लो कि मान लो कोई चीज़ तुम पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ रहे हो, तो भले ही वो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता है लेकिन तुम्हारे पास स्टोर रहेगा, और स्टोर रहेगा यानी कि भविष्य में कभी ना कभी क्या होगा, वो तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी तुमने रबर बैंड पर काम किया, वर्क किया, और वो एनर्जी ट्रांसफर कर दिया किस में, रबर बैंड में, उसको स्ट्रेच करने में। और फिर यू डू वर्क वाइल वाइंडिंग द की, तुम जब चाबी भरते हो टॉय कार में तब तुमने क्या किया, तुमने अपना एनर्जी जो खाया पिया था वो सारा एनर्जी किसको दे दिया, टॉय के चाबी को दे दिया। और जब टॉय चाबी घूमेगा तो टॉय वह चाबी जितना एनर्जी उसने सेव किया था वो कार को देगा और कार चलेगा। द एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इनसाइड द स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी
possessed by the object is energy present in it by virtue of its position, by virtue of its position। याद आ गया ना बच्चों? तो मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन। तो कन्फिग्रेशन मतलब उसका जो शेप साइज था, शेप वगैरह था, वो जो चेंज हुआ उसी को उसका कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो जैसे मैंने क्या बताया था कि एक पत्थर नीचे रखा हुआ है, इसको 4 तल्ले बिल्डिंग पर हम लोग चढ़ा देंगे, तो नीचे से ऊपर ले जाने में हम लोगों ने इस पर वर्क किया और यही वर्क इसमें सेव रहेगा, और यही जो वर्क है वही एनर्जी के रूप में इसमें सेव रहेगा, और यही क्या हो जाएगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जब कन्फिग्रेशन हम लोगों ने चेंज किया था, रबर बैंड का कन्फिग्रेशन चेंज किया था, या फिर इस स्लिंकी का, या फिर इस बो का, तो इस सारे में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सेव हो जाता है। नाउ 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 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ हाइट। तो वही जो मैं अभी बता रहा था तुम्हें, तो बोलता है एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट, मतलब जैसे जैसे उसको हाइट पर ले जाते जाएंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज बीइंग रेज्ड। अब तुमसे पूछेगा क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, तुमसे पूछेगा कि क्यों जब ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाया जाता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भला क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? मुझे बताओ क्यों बढ़ रहा है? मुझे बताओ क्यों बढ़ रहा है? अरे भैया इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जब तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ले जा रहे हो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट तुमने इस पर कार्य किया है, वर्क किया है, ग्रेविटी के अगेंस्ट इस पर वर्क किया है, और वही एनर्जी इसमें क्या हो रहा है? सेव हो रहा है, सेव हो रहा है, सेव हो रहा है, सेव हो रहा है, और इस कारण से क्या हो रहा है? इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। से हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोगों ने क्या किया? इसको ऊपर उठाया है। The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to the point against gravity। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर यदि हम लोग लिफ्ट करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की ओर रेज करते हैं, लिफ्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी देख सकते हो कि कैसे यहाँ इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाया गया और हाइट h तक ले गए हैं, और यहाँ देखोगे यहाँ पर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये किसके बराबर लग रहा है? mg के बराबर लग रहा है यहाँ पर फोर्स। तो इसके अगेंस्ट हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, कितने हाइट तक? h हाइट तक ले जा रहे हैं। इसलिए यदि हम लोग इसका मान निकालेंगे कि भाई इसका मान कितना होता है, तो अभी मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मास का ऑब्जेक्ट है, लेट इट बी रेज्ड थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, और इसको ग्राउंड से h हाइट तक ऊपर उठाया गया है, और ये मास कितना है? m है इसका। अब फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस। अब इसको ऊपर उठाने में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किसकी बराबर लगेगा? द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चों जल्दी बता दो वेट क्या है? वेट 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 क्या है? वेट मतलब होता है एक फोर्स है। क्या है बच्चों? फोर्स। तुमने पढ़ाई है ना पीछे चैप्टर में। वेट क्या है? एक बल है। वेट क्या है? एक बल है। वेट क्या है? वेट एक बल है। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। वेट एक फोर्स है जो कि पृथ्वी के द्वारा उस किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जा रहा है। वेट क्या है बच्चों? वह फोर्स है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है। यहाँ पृथ्वी में बोल रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी
आकाशीय पिंड हो सकता है, जैसे तुम्हारा मून भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पृथ्वी का बात करें तो पृथ्वी मतलब कि अर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलेंगे कि वेट क्या है, वह फोर्स है जिसके द्वारा पृथ्वी अपनी ओर किसी पिंड को, किसी वस्तु को खींच रहा है। ठीक है, तो फोर्स है तो क्या हुआ, माँ एम ए होता है ना, फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए। लेकिन ए की जगह यहाँ लिखेंगे जी, तो एफ बराबर एम जी, यानी कि यहाँ पर वेट को हम लोग लिख देंगे एम गुना जी। और एम जी क्या है, फोर्स है, एम जी क्या है, फोर्स है। तो दोनों बात एक ही चीज है, या तो वेट बोलें या तो उसको बोलें बल। तो एकदम क्लियर है ना भाई, ए भाई ए बच्चा लोग, क्लियर है ना जी कि गड़बड़ है। गड़बड़ होगा इसलिए क्योंकि शायद तुमने पीछे चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। यदि अच्छे से पढ़ लिया होगा तो भाई कैसे गड़बड़ होगा। तो वर्क डन हम लोगों ने क्या देखा, फिर से देख लो, फिर से देख लो। हम लोगों ने देखा कि जब ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर, ऊंचाई पर इसको ले जा रहे हैं तो इस पर क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, और वही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में सेव हो जा रहा है। तो वर्क क्या होता है, एफ गुना एस होता है। और एफ हम लोगों ने बोल दिया कि वह वेट है, क्या है, वेट है। और ये क्या हो गया, एम गुना जी हो गया, और गुना क्या हो गया, एस। तो ये s की जगह क्या है, हाइट h है, तो हम लोग लिख सकते हैं एम जी गुना क्या हो जाएगा, h। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना होगा बच्चों कि ये जो बल है और जो वेट है वो दोनों एक ही चीज होता है। ये सब बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग दिखेंगे एम जी एच, और तुम देखोगे कि यही जो वर्क डन है वही उसमें एनर्जी के रूप में हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, के पी बोल देंगे, ओह सॉरी ई पी बोल देंगे, ई पी, ई मतलब एनर्जी, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच। तो जो इस पे वर्क किया गया इस ऑब्जेक्ट पे, वही उसमें क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है तुम्हारा ई पी बराबर एम जी एच, ई पी बराबर एम जी एच। इसी को याद कर लेना हमें। समझ गए बच्चों, चलो। अरे सर मैं सब समझ जाता हूँ सर, बहुत अच्छा बात है बच्चों, समझ जाते हो तो। अब देखो, इट इज यूजफुल टू नोट दैट द वर्क डन बाय अ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन vertical height of the initial and final position of the object and not on the path along which the object is moved। अब ये देखो, अब यहाँ पर बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को आप सीधा ले जाइए, सीधा यहाँ पर ले गए बी तक, यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखना, हाँ, ऐसे तो ऐसे तो ऐसे। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग ए से भी सीधा ऐसे 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 ऊपर ले गए हैं, बी तक ले गए हैं। और यहाँ से ए को ऐसे 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 कहीं से ले जाओ, लेकिन यहीं बी पर हम लोग ले गए हैं। तो बोलता है जिस रास्ते से आप ले गए हैं उससे न कोई लेना है न देना है, न लेना है न देना है। ये देखो, जैसे तुमको ले जाना है ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लेकिन यदि इसी हाइट पर ले गए हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी और जो सीधे सीधे हम ले गए हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा। इसको कोई पाथ से मतलब नहीं है। अब तुम चेयर पे बैठ के पढ़ते हो या टेबल पे बैठ के पढ़ते हो, या तुमने एनसीईआरटी ट्यूटोरियल से पढ़ाई की है, या खुद से पढ़ाई की है, या ट्यूशन से पढ़ते हो, या एग्जाम में बुक से पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, यदि तुमने 90% लाया है तो मतलब तुमने 90% लाया है। तुम कैसे पढ़ते हो उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से यदि किसी ने सिर्फ स्कूल जाकर ही 90% लाया है तो वो भी 90% लाएगा वाला बच्चा ही कहलाएगा, और तुम भी 90% वाले बच्चे ही कहलाओगे, चाहे तुमने जो भी किया है उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों का मार्क्स यदि सेम है तो बस बल्ले बल्ले, साबा साबा। अब मस्ती करो भाई, एकदम मस्ती करो, मस्ती में पढ़ो, एकदम लाइक शेयर भी कर दो। It is useful to note that the work done by gravity depends on the difference in vertical height of the initial and final position। यानी कि जो vertical height है ये है initial position, ये है final position, और ये है vertical height। अरे मेरा टेढ़ा क्यों हो जाता है, अरे क्यों टेढ़ा हो जाता है, सीधा सीधा हट, सीधा हो जा रे बाबू। ओहो मुन्ना, सीधा ऐसे सीधा 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 सीधा, अरे फिर टेढ़ा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम तो समझ रहे हो ना कि वर्टिकल पोजीशन
इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है। इसके रास्ते से कोई मतलब नहीं है। तो यही बता रहा है कि ये दोनों में हाइट क्या है, एच ही है। ये किधर से गया है उससे इसको मतलब नहीं है। तो ये मेरा टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है, अरे टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है। चलो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, तो mgh ये देख सकते हो 588 जूल। अच्छा, एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो या तो पोटेंशियल एनर्जी हो या तो काइनेटिक एनर्जी हो, इसमें जूल में ही तुम्हें आंसर मिलेगा। अब देखो आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल, बिल्कुल जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका उपयोग करके हम लोग लाइट एनर्जी में उसको बदल देते हैं, तो हमारे पास लाइट एनर्जी हो जाता है। अब इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उससे हीटर जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें हीट मिलता है, यानी हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कोई बाजा बजाएंगे, दबड़क दबड़क धूम धूम दबड़क दबड़क धूम धूम, ऐसी बाजा बजता है जी, बढ़िया से बाजा बजाओ। तो जो बाजा बजाएंगे, नाच गाएंगे, तो वो क्या होगा, साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो यही सब बात है भाई, बहुत सारे बात है भाई, इतने बात है कि खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, कब खत्म होगा रे। चलो, कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस। ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि क्या हम लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, यस बदल सकते हैं। वी फाइंड इन नेचर अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में बदल देते हैं। इसका एक और उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि मान लो डैम में तुमने पानी को जमा कर रखा है, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है उसमें क्या है, अरे उसमें पानी है और क्या है, और जो पानी भरा हुआ है उसमें है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ईपी, और जब उसको हम लोग गिराएंगे ऐसे तो वही पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो बस ये सब। तो अब ये देखो, जो केमिकल एनर्जी है, हम लोग जो खाना पीना खा रहे हैं वह क्या है, केमिकल एनर्जी के रूप में रहेगा, और उससे हमें क्या होगा, उससे हमें जो एनर्जी मिलेगा उसको हम लोग दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बात है भाई, हमेशा टेढ़ा ही टेढ़ा क्यों हो रहा है, ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों है, ये टेढ़ा टेढ़ा, अरे फिर टेढ़ा, सीधा 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 हो। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो सीधा सीधा है कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना तो विनाश किया जा सकता है, बट एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब तुम्हारे एग्जाम में क्लास 10 में पूछेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो सेम टू सेम आंसर कर देना। वहां पर एनर्जी की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, मास। तो बोलता है in activities 11.1314 we can learn that the form of energy can be changed from one form of to another. What happens to the total energy of a system during or after the process? तो यही बात हम लोग को सीखना है कि कोई भी सिस्टम का जो एनर्जी है वह क्या होता है, सेव रहता है, यानी कि वह जो है वह एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, लेकिन वहाँ पर वो ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसको समाप्त किया जा सकता है। व्हाट हैपेंस टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, तो इट विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट हैपेंस टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस, यानी कि जब एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा होता है तो पूरे सिस्टम का जो एनर्जी है वह कितने क्या होगा उसका, तो बोलेंगे दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, यानी ये जो पूरा सिस्टम है उसके पहले का एनर्जी और बाद का एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो ये याद रखना है हमें, वीबीआई क्वेश्चन है।
है, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम, यही वाला बात बोला जा रहा है, और यही बात दूसरा रूप है इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि ये समाप्त नहीं हो रहा बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में जब बदल रहा है तो ये पूर्ण रूप से वैसे ही हमें देखने को मिलता है। अब बोलता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस बात को भी हमें याद करना है। अब बोलता है कंसीडर अ सिंपल एग्जाम्पल, लेट an object of mass m be made to fall freely from a height h, at the start the potential energy is mgh, तो मान लो कि कोई यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ से इसको गिराया जाता है, तो यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि ई पी है वो क्या हो जाता है, एम जी एच हो जाता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि ये यहाँ पे रखा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, और टोटल ये क्या हो जाएगा, एम जी एच प्लस जीरो क्या हो जाएगा, एम जी एच, ये इसका टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एनर्जी हो जाएगा, यानी कि टोटल एनर्जी जोड़ा जाए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो ये एम जी एच के बराबर होगा। वाई इज द काइनेटिक एनर्जी जीरो, अरे भाई काइनेटिक एनर्जी मतलब उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो यहाँ वस्तु तो रुकी हुई है, इसको इसमें कोई गति नहीं है, तो इस कारण से इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। इट इज बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज जीरो, इसमें कोई गति नहीं है इसलिए इसका जो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दस एम जी एच, यानी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम जी एच के बराबर होगा, ठीक है। अब एज इट फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, अब ये जो एनर्जी है जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यही एनर्जी क्या हो रहा है, बदल रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी किस चीज में बदल रहा है, काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, द काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ mv स्क्वायर, as the fall of the object continues the potential energy would decreases while the kinetic energy would increase, यानी जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आते जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी तो घटते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। अब बोलता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, जब h बराबर जीरो हो जाएगा, h बराबर जीरो हो गया यानी कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, और लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाईएस्ट, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी द लीस्ट, हाउएवर द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स, यानी कि यहाँ भी हम लोग यदि काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे तो एम जी एच के बराबर काइनेटिक एनर्जी आएगा, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ होगा वह एम जी एच के बराबर होगा। ये निकालना पड़ता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ बता दिया गया है, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जोड़ जो होता है वह क्या होता है, तुम्हारा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है। अब बोल रहे द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। बार बार मैं बता रहा हूँ व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, तो ग्रेविटेशन के कारण, पृथ्वी की यदि बात करें तो ग्रेविटेशन के कारण जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा होता है उसी को क्या बोलेंगे, फ्री फॉल कहेंगे।
द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ, यानी कहीं भी इसको रोक लिया जाए तो अपीयर्स एज एन equal amount of increase in kinetic energy. Here the effect of air resistance on the motion of the object has been ignored. अब यहाँ देखोगे कि ये जब नीचे की ओर गिर रहा है तो एयर वगैरह के द्वारा इसमें रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, मतलब इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा, तो उसको यहाँ नेग्लिजिबल माना जा रहा है। देयर इज दस अ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो लगातार गतिज ऊर्जा में बदल रहा है, गतिज ऊर्जा में बदल रहा है, गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। यानी ये जो ऊर्जा ही है ना बच्चों, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, बदलता चला जा रहा है। अभी जो पोटेंशियल एनर्जी था ऊपर रखा हुआ था, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी था वही फिर इस ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी प्रदान करेगा, और ये फिर उसी काइनेटिक एनर्जी को लेकर के नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, तो यही बात था, और इसी कारण हम लोगों ने देखा था कि ऊपर से जब पत्थर को यहाँ से गिराएंगे तो यहाँ कम गड्ढा करता है, दूर से गिराएंगे तो ज़्यादा गड्ढा करेगा, और दूर से गिराएंगे तो ये ज़्यादा गड्ढा करेगा। ये हम लोगों ने देखा था एक एग्जाम्पल में, तो यही बात यहाँ पर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो बच्चों रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही बोलते हैं पावर, पावर यानी कि पावर बराबर क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम। तो इसी वर्क अपॉन टाइम को ही बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी जैसे ही हम लोग रेट लगाते हैं तो वहां पर टी से हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो यही हो गया पावर। पावर क्या है बच्चों, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसी को कहते हैं पावर। तो देखो, डू ऑल ऑफ वर्क एट सेम रेट, क्या हम लोग सभी एक रेट से काम करते हैं। डू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट, एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट्स। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि सभी चीज़ों मतलब अलग अलग चीज़ों का पावर क्या होता है, अलग अलग, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क सबका क्या है, अलग अलग। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम फॉलोइंग एक्टिविटी। तो फिर से बोलता है कि एक्टिविटी करेंगे, तो बोल रहा है कंसीडर टू चिल्ड्रेन से ए एंड बी, लेट्स से दे वे द सेम, उन लोगों का जो वजन है वो क्या है, सेम है। बोथ स्टार्ट क्लाइंबिंग अप अ रोप सेपरेटली, ठीक है, both reach a height of 8 meter. Let's say A takes 15 second while B takes 20 second. तो तुम बताओ कौन फास्टर है। तो जिसने कम समय लिया रोप से चढ़ने के लिए वह क्या करता है, वह फास्ट चल रहा है, और जिसने ज़्यादा समय लिया वह स्लो चल रहा है। इसका मतलब व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच, प्रत्येक के द्वारा कितना कार्य किया गया। द वर्क डन इज द सेम, हाउएवर, तो यहाँ दोनों ने सेम काम किया है, लेकिन एक ने फास्टर काम किया और दूसरे ने स्लोअर काम किया है, बस यहाँ पर यही अंतर है। तो यहाँ देख सकते हो बोल रहा है इट हैज टेकन लेस टाइम, ए हैज टेकन लेस टाइम, लेस टाइम मतलब फास्टर, और बी हैज टेकन मोर टाइम मीनिंग इट इज स्लोअर। who has done more work in a given time, say in 1 second। तो 1 सेकेंड में, अब यदि हम लोग 1 सेकेंड में गणना करेंगे तो देखेंगे कि A has done more work। ठीक है, यदि सिर्फ 1 सेकेंड की बात करें तब, तो यही हम लोग यहाँ पर इसी को कैलकुलेट करेंगे, और इसी से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे पावर की। तो बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, ए स्ट्रॉन्गर पर्सन, ये देखो बोलता है ए स्ट्रॉन्गर पर्सन में डू सर्टेन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम। यदि कोई स्ट्रॉन्गर पर्सन है, स्ट्रॉन्गर, आई एम स्ट्रॉन्गर, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी। ठीक है, अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम देन अ लेस पावरफुल वन। यानी कि जो पावरफुल बाइक होता है वह फटाफट फटाफट यानी फास्टर रेट से चलेगा,
वी टॉक ऑफ द पावर ऑफ मशीन लाइक मोटर बाइक्स एंड मोटर कार्स। तो देखो जितनी भी बातें बताई जा रही हैं, क्या सर इनमें से कोई क्वेश्चन आने वाला है? नो 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 नो, कोई क्वेश्चन नो नो। तो बोलता है पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन। तो पावर के द्वारा हम लोग देख सकते हैं दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अभी तो हम लोगों ने बोला द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ये भी बोल रहा है। तो तुम्हें बस बोलना है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क जो हो रहा है उसी का रेट जो है उसी को क्या बोलते हैं? पावर। और कभी भी इस प्रकार से हो तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं डिफाइन, या फिर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। देखो इसको बोलेंगे वर्क डन, इस लाइन को बोलेंगे पर यूनिट, और इसको बोलेंगे टाइम। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको भी बोलते हैं पावर 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 पावर। चलो, तो यहां पर क्या बोलता है? इफ एन एजेंट डज अ वर्क डब्ल्यू इन टाइम टी, यदि कोई एक व्यक्ति है जो कि डब्ल्यू वर्क कर रहा है टी समय में, देन पावर इज गिवन बाय पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। मतलब वर्क पर यूनिट टाइम भी इसको हम लोग यदि डिफाइन करें तो एकदम सही होगा। या फिर हम लोग बोल देते हैं पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। नाउ बोलता है द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, वाट नहीं वाट, WHAT नहीं, WATT, WATT, इन ऑनर ऑफ जेम्स वाट। याद रखना कि जेम्स वाट के ऑनर में पावर का जो यूनिट है वह क्या है? वाट है। और हैविंग द सिंबल ऑफ डब्लू, यानी कि यदि बल्ब की बात करें तो तुम्हारे घर पर देखोगे 10 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है। यदि फैन की बात करें तो 90 वाट का फैन है। यदि एसी की बात करें तो 2000 वाट का एसी है, या फिर 1500 वाट का एसी है, या फिर 1000 वाट का एसी है। तो ये क्या बताता है? पावर बता रहा है। और जिस तरीके से इसका पावर होगा उस प्रकार से ये एनर्जी को भी कंज्यूम करेगा। अब 1 watt is the power of an agent which does work at rate of 1 joule per second। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ देखना, तो यहाँ पर यदि थोड़ा ब्लैक ले लूँ मैं तो यहाँ देखना, अब वर्क डन मान लो 1 जूल होता है 1 सेकेंड में, तो हम लोग बोलते हैं कि 1 वाट का पावर है। ठीक है, तो यदि 2 वाट बोला जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 जूल प्रति सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड। 3 वाट मतलब 3 जूल का कार्य हो रहा है पर सेकेंड। या इस तरीके से एनर्जी भी बोल सकते हैं कि 3 जूल एनर्जी खा रहा है पर सेकेंड, ये भी बोल सकते हैं। चलो, 50 वाट मतलब 50 जूल पर सेकेंड। 100 वाट तो बोलेंगे 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी खा रहा है। तो देखना 1000 वाट तो हम लोग बोलेंगे 1000 जूल एनर्जी खा रहा है प्रति सेकेंड। तो सोचो कितना ज़्यादा एनर्जी खा रहा है। अब यहाँ देखोगे 1000 वाट को ही, जैसे मैंने बताया था, 1 किलो वाट भी बोलते हैं। तो यदि पूछेगा कि 1 किलो वाट में कितना एनर्जी खा रहा है तो तुम बोलना 1000 जूल पर सेकेंड वो एनर्जी को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। समझ गए बच्चों? इस तरीके से इसको याद रखना है। तो अब ये सारा चीज हो गया, यानी कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन सेकेंड, तो 1 जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं। वी एक्सप्रेस लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलो वाट। तो 1 किलो वाट क्या हो गया? 1000 वाट। ये 1 KW को किलो वाट को ही KW कहेंगे, तो 1000 वाट हो गया। और 1000 वाट क्या हो गया? 1000 जूल पर सेकेंड। 2000 वाट क्या हो गया? 2000 जूल पर सेकेंड। तो इस तरीके से 1500 वाट क्या हो गया बच्चों? तो 1500 जूल पर सेकेंड। 1500 जूल per second. Are you getting what am I teaching you?
The power of an agent may vary with time. This means that agent may be doing work at different rates at different interval of time. Therefore, the concept of average power is useful. We obtain average power by dividing the total energy consumed by total time taken. तो ये सब बात बताया गया है जो कि तुम जानते हो। अब देखो, अब आ गया हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट है क्या है बच्चों? तो कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को ही बोलते हैं यूनिट, इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। और यही क्या है? कमर्शियल तुम्हारा यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूछेगा तो बोलना किलोवाट आवर। तो जैसे कि मान लो कि 2000 वाट का बल्ब है, तो कितना किलोवाट हो गया बच्चों? तो 2 किलोवाट हो गया। अब इसको हम लोग 1 आवर के लिए चलाएंगे तो गुना क्या हो गया? 1 आवर, यानी कि ये 2 किलोवाट आवर एनर्जी खाएगा। इसका मतलब 2 यूनिट बिजली बिल यहाँ पर उठेगा। ध्यान से देखना, यानी 2000 वाट का, मान लो कि तुम्हारे घर में क्या लगा हुआ है? एक एसी लगा हुआ है, जिसको तुमने सिर्फ 1 घंटे चला दिया है, तो वो 2 किलोवाट का हुआ। और 1 घंटे चलाया तो 2 किलोवाट आवर बिजली खाया, और यानी 2 यूनिट। अब मान लो 5 रुपया के हिसाब से भी है, तो 1 घंटे में 10 रुपया तुम्हारा उठ गया। किस चीज़ के लिए बिजली बिल लगा? किस चीज़ के लिए? तुमने जो एसी चलाया वो। तो आम तरीके से देख सकते हो बच्चों, हमारे घर में एसी क्यों नहीं लगा रहता है? क्योंकि एसी जो होता है बहुत कम दाम में मिल जाएगा तुमको, 35,000 रुपया में मिल जाएगा, 40,000 रुपया में मिल जाएगा। लेकिन यदि हम लोग अब कैलकुलेट करें कि भाई इसका बिजली बिल कितना आएगा, तो बहुत ज़्यादा आएगा। अरे बाप रे बाप, इतना ज़्यादा आएगा कि तुम्हारा हालत बिगड़ जाएगा। चलो एक एसी का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लो तुमने अपने फादर से जिद किया कि मुझे एक 2000 वाट का आप क्या खरीद दीजिए एसी। तो तुम्हारे फादर ने बोला कि ठीक है, मैंने खरीद दिया। अब ये बताओ कि ये कितना किलोवाट का हो गया? तो 2 किलोवाट का हो गया। अब तुमने बहुत ज़्यादा, मान लो गर्मी नहीं है, तो तुमने क्या सोचा कि 10 घंटे रात में हम चलाते हैं, तो तुमने चला दिया 10 घंटे रात में। तो ये हो गया तुम्हारा 20, 10 गुना 2 क्या हो गया? 20 किलोवाट आवर। यानी एक दिन जब तुमने चलाया था तो ये 20 किलोवाट आवर चला, और इसने 20 यूनिट बिजली बिल इसने कंज्यूम किया। और 20 यूनिट बराबर क्या होगा बच्चों? 20 25 100, यानी कि 100 रुपया खर्चा हो गया तुम्हारा एक ही दिन में। एक ही दिन में 100 रुपया खर्चा हुआ। तो इसको तुमने 30 दिन चला दिया बिना बिजली बिल देखे, तो 3000 रुपया का बिल आ गया तुम्हारे रूम का। अब तुमने माथा पकड़ लिया कि बाप रे बाप, 3000 का बिल सिर्फ मेरे रूम का। और कब? जब मैंने सिर्फ रात में इसको चलाया है। ठीक है, अब मान लो कि गलती से तुम दिन में भी चला देते, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो फिर सब मान लो कि तुमने 1000 वाट का एसी लगवाया पिताजी से कह के कि 1000 वाट का लगा दीजिए, जो कि क्या होगा? कम पावर खाएगा। तो 1000 वाट क्या हो गया? 1 किलो वाट हो गया। अब तुम इसको मान लो 20 घंटे चला रहे हो, 20 घंटे चला रहे हो, तो याद रखो 20 किलो वाट आवर ये क्या कर रहा है? बिजली बिल तुम्हारा खा रहा है। अब मान लो कि तो ये कितना हो गया? 20 यूनिट हो गया। अब 5 रुपया के हिसाब से 100 रुपया डेली का इसका भी हो जाएगा, और गुना कर दो 30 दिन का, तो 3000 रुपया तुम्हारा ये लग जाएगा। देखा बच्चों कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, मान लो कि तुम क्या करते हो, 500 वाट का 2 बल्ब तुम अपने रूम में जलाते हो। तो देखो 500 वाट का कितना बल्ब तुमने जलाया? 2। तो ये हो गया तुम्हारा 1000 वाट, और ये हो गया तुम्हारा 1 किलो वाट। अब ये रूम में कितना देर जलाते हो? मान लो 10 घंटे तुम चलाते हो, तो ये 10 किलो वाट आवर हो गया। अब ये 5 रुपया के हिसाब से, सॉरी, ये तो पहले यूनिट निकालेंगे, तो ये 10 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि किलोवाट आवर ही क्या होता है? यूनिट होता है। यानी 10 यूनिट बिजली बिल डेली खर्च हो रहा है। तो मान लो कि 5 रुपया के हिसाब से इसको जोड़ेंगे तो 50 रुपीज़ तुम्हारा डेली कंज्यूम होगा। और यानी 30 दिन का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना
30 × 50 तो ये जगह 1500 रुपया लग जा रहा है तुम्हारा। ये देख लो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बिजली बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट में मैंने बताया। अब देखो किलोवाट आवर को जूल में कैसे बदलेंगे सर, फटाफट फटाफट थोड़ा समझाइए। तो अब हम बोलेंगे 1 किलोवाट आवर, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं, वाट। 1000 वाट तो 1000 वाट, और आवर को यहाँ पर आवर छोड़ दो। अब देखना 1 वाट बराबर क्या होगा, 1 जूल पर सेकेंड। 2 वाट क्या होगा, 2 जूल पर सेकेंड। 3 वाट क्या हो गया, 3 जूल पर सेकेंड। 100 वाट क्या हो गया, 100 जूल पर सेकेंड। अभी तो पढ़ाया था। 50 वाट कितना हो गया बच्चों, 50 जूल पर सेकेंड एनर्जी खा रहा है। तो इस तरीके से 1000 वाट कितना खाएगा, 1000 जूल पर सेकेंड, और गुना आवर को क्या करेंगे, 60 × 60 सेकेंड। तो सेकंड से सेकंड कट गया, ये पूरा गुना करेंगे तो 6 × 6 36, और 1 2 3 4 5, इतना जूल एनर्जी क्या करेगा। मतलब कि 1 किलोवाट आवर कितना एनर्जी के बराबर हो गया, इतना जूल के बराबर हो गया। देखा बच्चों, अरे देखा देखा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.6 × 10⁻6 जूल। The energy used in household industries and commercial establishment are usually expressed in kilowatt hour, kilowatt hour, किलो किलो किलो, वाट वाट वाट, आवर आवर आवर, इसी को यूनिट बोलते हैं बच्चों। तो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 यूनिट बोल सकते हैं। 5 किलोवाट आवर को बोल सकते हैं 5 यूनिट बोल सकते हैं। 10 किलोवाट आवर को क्या बोल सकते हैं, 10 यूनिट बोल सकते हैं। खांसी हो गया है बच्चों, क्या करूं मैं। और खांसी के साथ ही हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को झटाझट लाइक शेयर कर देना बच्चों, और अच्छा लगे तो जरूर कमेंटवा बता दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद बच्चों।